हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग कवन उपन्यास का अध्याय 22 कवर करेंगे। इसके पहले का सारे एपिसोड मेरे चैनल पर अपलोड है। यदि आप लोगों ने देखना चाहा तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं कवन उपन्यास का अध्याय 22। जब रामा कोठे से धमधम नीचे उतर रहा था उस वक्त जल्पा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वह घर से भाग कर जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुलझा रहा था कि चलकर रामा को खूब खरी खोटी सुनाऊं। मुझसे यह छल कपट पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सरकारी रुपए खर्च कर डाले हो। यही बात है, रतन ने रुपए शराब को दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए थे। यह सोचकर उसे फिर क्रोध आया। यह मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़ बढ़कर बातें करते थे? मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं। क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती है? गहने ना पहनना कोई पाप नहीं। कोई पाप है? जब और ज़रूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काटकर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा रामा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति या भयानकता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वह बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था कि वह नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उसका पता न था। साइकिल रखी हुई थी। तुरंत दरवाजा से झाँका, सड़क पर नहीं थे। सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए? लड़के दोनों पढ़ने सैल गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाएं? उनके हृदय में एक अगाध संचय उद्दीपन हुआ। फौरन ऊपर गई, गले की हार और हाथ के कंगन उतारकर रुमाल में बांधा। फिर नीचे उतरी, सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कुजबान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वह पछता रही थी कि इतनी देर बैठी क्यों रही। क्यों न गहने उतारकर तुरंत दे दिए। रास्ते में वह दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती चली थी कि क्या इतनी जल्द इतनी दूर निकल आए। शायद देर हो जाने के कारण वह भी आज तांगे पर ही गए हैं। वह नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? जल्पा को कुछ ढास हुआ। रामा के पहुँचते पहुँचते वह भी पहुँच गई। कुछ वाहन को बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वो दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, न जाने वह कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखाई दिया। जल्पा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रामानाथ को तो बुलाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूँ। बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर से आई है? जल्पा, हाँ, मैं तो घर से ही आ रही हूँ। अभी 10 मिनट हुए वह घर से चले हैं। चपरासी, यहाँ तो नहीं आए? जल्पा बड़ी असमंजस में पड़ी। वह यहाँ भी नहीं आए तो रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर कहाँ गए? उनका दिल पर बांसुर उछलने लगा। आंखें भर भर के आने लगी। वहाँ बड़े बाबू के सिवा और किसी को न जानती थी। उसने बोली कि अवसर बड़ा ही पड़ा है, कभी न पड़ा था इस पर। इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय में उस सामने मन को सभी घाव भर दब जाते हैं। चपरासी से बोला, जरा बड़े बाबू को कह दो। नहीं चलो तो मैं चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बात करनी है। जल्पा ने ठाट बाट और रंग रूप देकर चपरासी रोप में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला। जल्पा के पीछे पीछे होली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जल्पा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ। अब 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश, अच्छा, आप मिसेस रामानाथ हैं। आप तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उनकी आदत न थी। जल्पा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश, तो चलो अंदर बैठो। यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वह गए कहाँ। कहीं बड़े शतरंज खेल रहे होंगे।
जलपा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वह कहीं और ना चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए उन्होंने मेरे नाम का एक पुर्जा लिखा था जेब में टटोलकर। जी हाँ, देखिए यह पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा करते हैं तो कोई पर्दा नहीं। जी, उसमें जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते? रमेश ने चकित होकर कहा। क्या उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जलपा, नहीं, कुछ नहीं। इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश, कुछ समझ में नहीं आता। आज उसने 300 रुपये जमा करना था। परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब से निकाल कर चल दिए। बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए मुस्कुराकर। किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जलपा का मुंह लज्जा से नत हो गया। बोली, अगर यह ऐब होता तो आप भी उस इल्ज़ाम में से ना बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे। हमारे सर में से मुझसे कहा ना होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती। इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपए हैं? जलपा ने निसंदेह होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश, अगर वह घर पर आ जाए तो भेज देना। जलपा आकर तांगे में बैठ गई और कोचवाहन को चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूँ उसे कई सहेलियाँ थी पर उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियाँ बड़ा स्नेह होती है। पुरुषों की भांति उसकी मित्रता केवल पान पवों तक ही समाप्त नहीं हो जाती। मगर अवसर नहीं था। सरापे में पहुंचकर सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगाई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। उधर वक्त भी निकला जा रहा था। आखिर एक दुकान में एक बूढ़े सफराज को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सफराज बड़ा खाक था। जलपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा। जलपा का ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं। सफराज ने हार इधर उधर देखा। मुझे 400 की गुंजाइश होगी तो क्यों ना ये लूँगा, माल चोखा नहीं है। जलपा, तुम्हें लेना है इसीलिए माल चोखा नहीं है। बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सफराज, आप ही कह दीजिए। सफराज ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जलपा की को देर हो रही थी। रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार ने उसने इतने घाव से खरीदा था, जिसकी लालसा अभी बाल्यकाल ही में उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों में बेचकर जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्व में हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रामा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हो तो बड़ा मज़ा हो, यह सोचती हुई वो फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू से देखते ही बोले, क्या वह घर पर मिले? जलपा, अभी तक नहीं आए? घर तो नहीं आ गए? यह कहते हुए उसने नोटों की पुरिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वह अब तक कहाँ है? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते। मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ हूँ। तुम बड़े वक्त में आ गई। इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया। इन्हीं सच्ची देवियों का धर्म है। जलपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था, मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र सुफुर्ती दौड़ रही थी। उसे विश्वास था वह आकर चिंतित बैठे होंगे। वह जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेंगे, फिर खूब लज्जित करने के बाद यह हाल कहेगी। लेकिन जब घर पहुंची तो रामानाथ का कहीं पता न था। जागेश्वरी से पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जलपा, एक काम से चली गई थी। आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी, दफ्तर गए होंगे। जलपा, नहीं, दफ्तर नहीं गए, वहाँ से एक चपरासी पूछने आया था। यह कहती हुई वो ऊपर चली गई। बसे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झालने लगी। मारे गर्मी से देह फूली जा रही थी, लेकिन कान द्वार पे लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रामा ने विदेश की राह ले ली। 4 बजे तक जलपा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों ज्यों दिन चढ़ने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पे चढ़ गई। हालांकि उसकी जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था और चारों
तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन रामा किसी तरफ नहीं आता दिखाई दिया। जब संध्या हो गई तो रामा घर न आया तो जल्पा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वह दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर नहीं जाते थे, मगर अगर किसी मित्र के घर होते तो अब तक लौट ही आ किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक ना लौटते? मालूम नहीं जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से ना मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वह फिर पछताते लगी और पत्र पढ़ते ही उन्हें क्यों ना हार निकाल कर दे दिया, क्यों दुविधा में पड़ी रही। बेचारे शर्म के मारे घर न आते होंगे, कहाँ जाएं, किससे पूछें। चिराग जल गए तो उससे ना रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई, मालूम हुआ आज तो वह इधर आए ही नहीं। जल्पा ने उन सभी पार्कों पर मैदान को छान डाला जहां रामा के साथ वह बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक वह नहीं आए, तब वह हताश होकर बैठ गई। उसकी यह शंका अब स्थिर हो गई कि वह जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हो। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वह घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सराय है, 10 बजे घर से निकलने थे, अभी तक नहीं, पता नहीं। जल्पा, दफ्तर से घर आकर तब तक कहीं जाते थे? आज तो आए नहीं। कहिए तो गोपी बाबू को भेज दूं, जाकर देखे कहाँ रह गए। जागेश्वरी, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे? उनका क्या ठीक है, थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना। कोई कहाँ तक इंतजार करे। जल्पा ने इसका कुछ जवाब ना दिया। दफ्तर से कोई बात उनसे ना कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वो ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रहकर चित ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे की सूल उड़ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। और जब तक कुछ पता ना चले वह किधर जा गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उनके मन में पहली बार स्वीकार किया कि यह सब उसी के करने का फल है। यह सच है कि उसने कभी आभूषण के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया। अगर गहने चोरी हो जाने के बाद इतनी अधीर ना हो गई होती तो शायद आज ये दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जल्पा अपने भार से अधिक भाग के ऊपर लेने लगी। वह जानती थी रामा रिश्वत लेता है, नोट खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली को बाहर पाँव बढ़ाया, क्यों उसे रोज सैर सपाटे में सूझती थी। उपहार को लेकर वह क्यों फली ना समाती थी। जिस जिम्मेदारी से वह इस वक्त जल्पा अपने ही ऊपर ले रही थी, रामानाथ ने उसे प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करते थे। युवकों को यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे ना समझ आई कि आमदनी का ज़्यादा खर्च करने का ढंग एक दिन भोगना पड़ेगा। अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थी जिसने उसे रामा का मन में विकलता और परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसे कभी इन बातों को और ध्यान न दिया। जल्पा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीढ़ियों की आवाज़ कानों में आई तब वो नीचे जाकर जागेश्वरी से बोली, वह तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियाँ ले रही थी। चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जल्पा, वह तो अब तक नहीं आए। जागेश्वरी, अब तक नहीं आए? आधी रात हो गई होगी। जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? जल्पा, कुछ नहीं। जागेश्वरी, तुमने तो कुछ नहीं कहा। जल्पा, मैं भला क्यों कहती? जागेश्वरी, मैं लाला जी को जगाऊं? जल्पा, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी, मुझसे अब कुछ खाया ना जाएगा। ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा ना सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठ गया। कम से कम
कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊँगा। जागेश्वरी फिर लेटी रही, मगर जलपा उसी तरह बैठी रही। यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई, पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था। इसी के साथ हमारा अध्याय 22 भी ख़त्म हुआ और अगले एपिसोड में हम लोग अध्याय 23 कवर करेंगे। लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले एपिसोड अध्याय 23 लेके।